एवरीवन, कैसे हैं सभी बच्चे? वेलकम टू B2A लर्निंग। स्टूडेंट्स, वार्म वेलकम टू दिस चैप्टर। बहुत एडवांस, बहुत ही हाई-फाई टाइप्स इस चैप्टर्स जो अपन कहते हैं उनमें से एक है ये। आई एम योर बॉटनी मेंटर प्रतिभा। बेटा आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक बहुत बड़े किंगडम की डिटेल, दैट इज मोनेरा किंगडम। मैडम इसके ऑर्गेनिज्म तो बहुत छोटे छोटे से हैं, फिर आप इसे बड़ा क्यों कह रहे हो? बेटा हम बड़ा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। हम मोनेरा किंगडम में लास्ट क्लास में शुरू कर चुके थे बच्चे, और हमने बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर जो है उसको थोड़ा देखा था। आज अपन बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में अपन पढ़ चुके हैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर डिटेल में, उसकी थोड़ी बहुत बातें जो है वो अपन करते हैं। उसके बाद अपन आगे स्टार्ट करेंगे बेटा इसके अंदर मोनेरा की रिप्रोडक्शन एक्टिविटी, न्यूट्रिशन एक्टिविटी, रेस्पिरेशन एक्टिविटी, फर्दर प्रोसेस। ओके, तो स्टार्ट करें चैप्टर आज का। चलिए बेटा, ये आपके सामने बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर बनाई हुई है। लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था बेटा? थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया में ओवरऑल 3 एनवलप में 3 लेयर्स पाई जाती है। फर्स्ट आपने बोला था ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल और स्लाइम लेयर का बना हुआ है। किसका बनेगा? या तो कैप्सूल होगा, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स, कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड्स, या फिर ओनली स्लाइम लेयर है यानी कि कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स। नेक्स्ट है बच्चा सेल वॉल। हमने बात की थी पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है। नेक्स्ट बच्चे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, सभी में लिपोप्रोटीन की बनी होती है। 3 लेयर अपन ने पढ़ा था, राइट? उसके अलावा बच्चे अगर बाहर की तरफ स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक फ्लैजिलम, जिसके हमने 3 पार्ट डिस्कस किए थे बच्चे। देखो ये डायग्राम में थोड़ा शो भी होगा, आपको दिखेगा बच्चे यहाँ पे कि यहाँ पर पर्टिकुलर एक बेसल बॉडी है। ये बेसल बॉडी है बच्चा, बेसल बॉडी। इसके बाद ये जो पार्ट आपको अलग से दिख रहा है दैट इज हुक, और उसके बाद ये हो गया पूरा का पूरा फिलामेंट। फिलामेंट ये मूवमेंट में हेल्प करता है बेटा। एक स्ट्रक्चर आपने और पढ़ी थी दैट इज पिलाई। पिलाई फॉर अटैचमेंट, पिलाई फॉर अटैचमेंट, राइट बेटा? उसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसके अंदर आपने फूड ग्रेन्यूल्स इंक्लूजन बॉडी के नाम से पढ़े थे, इंक्लूजन बॉडी के नाम से पढ़े थे बच्चे। और राइबोसोम आपने 70S टाइप का पढ़ा था, राइट बेटा? 70S 2 यूनिट से मिलके बना होता है, 50S और 30S। कोई भी बच्चा उसे जोड़ के 80S नहीं करेगा, कोई भी बच्चा उसे जोड़ के 80S नहीं करेगा, राइट? चलिए आगे अपन पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म, प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए प्रेजेंट है बेटा। तो इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर पढ़ी थी। ये इसका न्यूक्लियोइड, इसका क्रोमोसोम सिंगल स्टैंडर्ड, और ये प्लाज्मिड, ये भी डबल स्टैंडर्ड। ये जो है क्रोमोसोम न्यूक्लियोइड, सॉरी बच्चा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, राइट? इसके अलावा एक स्ट्रक्चर जो हमें यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी चाहिए दैट इज मीजोसोम। ये स्ट्रक्चर बच्चे दैट इज मीजोसोम। मीजोसोम जो है उसके बारे में आपने बताया, ये बैक्टीरिया का माइटोकॉन्ड्रिया है, दैट इज मीजोसोम। ये आपने बोला ये बैक्टीरिया का माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके बहुत सारे फंक्शंस के बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले मीजोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस है, मींस ये रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, एटीपी फॉर्मेशन। तो बच्चे इसने सेल रेस्पिरेशन में आपकी हेल्प की, सेल रेस्पिरेशन में। उसके अलावा बच्चे ये सरफेस एरिया बढ़ाता है, क्योंकि इसने फोल्डिंग्स बना रखी है ना, तो फोल्डिंग्स बनाने की वजह से ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, इंक्रीज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ाता है। उसके अलावा बच्चे आपने बताया सेल वॉल मटेरियल बनाना हो, डीएनए रेप्लिकेशन करना हो, सेल वॉल मटेरियल, सेल वॉल मटेरियल फॉर्मेशन। उसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन,
डीएनए रेप्लिकेशन, उसके अलावा डिवीजन इनटू डॉटर सेल्स, डिवीजन इनटू डॉटर सेल्स, डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सारा काम मीजोसोम जो है वो आराम से हैंडल करता है। भाई ये माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस है, राइट? आप इसको लिख सकते हो एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। तो बच्चे अपन ने स्टार्ट किया था मोनेरा, दैट इज यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट। हमने उसकी स्ट्रक्चर लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, जिसको आज हमने छोटा सा रिवाइज किया है। इसके अलावा हमने शेप के बेस पर इसके टाइप पढ़े थे। फिर एक लाइन छोटी सी बेटा एनसीईआरटी में आपको थोड़ा सा मतलब समझने में हेल्प करे कि सबसे पहली बात तो कि स्ट्रक्चर में कैसे है बैक्टीरिया, सिंपल। बिहेवियर में कैसे है बेटा, कॉम्प्लेक्स। स्ट्रक्चर में सिंपल, बिहेवियर में कॉम्प्लेक्स। एक और खास बात बेटा, बैक्टीरिया में मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है। तो न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बोला मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत है, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अब बेटा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी के बेस पर आप इसमें दो टाइप पढ़ो। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी के बेस पर आप इसमें दो टाइप पढ़ो। सबसे पहले बच्चे हम कहते हैं कि कुछ हो सकते हैं ऑटोट्रॉफ्स और कुछ हो सकते हैं, अच्छा कुछ नहीं, मैक्सिमम हो सकते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। मतलब बेसिकली अगर हम न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो बैक्टीरिया में दो कैटेगरीज देखी जाती है, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। बेटा अगर मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया की बात करें तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इसी कैटेगरी में आएंगे। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर डीकंपोजर, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो है बच्चा वो डीकंपोजर है। यहां तक डन है। अब बेटा ऑटोट्रॉफ है यानी अपना फूड खुद बना सकता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बना सकता है तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? दो कैटेगरी है, या तो सनलाइट से एनर्जी मिलेगी या फिर केमिकल से एनर्जी मिलेगी। यानी कि बैक्टीरिया दो तरीके के हो गए, एक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स और एक हो गए कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। सबसे पहले बैक्टीरिया को आपने कैसे बांटा? ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स, राइट? उसके बाद आपने बोला कि इनको एनर्जी का सोर्स क्या है। बेटा एनर्जी सोर्स के बेस पर हम दो टाइप से बांटते हैं। एनर्जी सोर्स के बेस पर, एनर्जी सोर्स के बेस पर हम दो टाइप से बैक्टीरिया पढ़ सकते हैं। एक हम पढ़ सकते हैं बेटे फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, और एक हम पढ़ सकते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। फोटोसिंथेटिक मींस सनलाइट से एनर्जी मिलेगी एंड कीमोसिंथेटिक मींस केमिकल को कन्वर्ट करके एनर्जी मिलेगी। बेटा इस फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स को है ना थोड़ा सा अलग से समझते हैं। देखो एक छोटा सा पॉइंट आपके सामने लेते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। बेटा आपने हायर प्लांट में फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, उसमें एक छोटी सी इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, एक छोटी सी इक्वेशन आपने पढ़ी होगी बच्चा। आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स के अंदर कि हम पढ़ते थे CO2 प्लस H2O गिव्स कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। ठीक बात, ये एक छोटी सी इक्वेशन हमने पढ़ी थी। इस इक्वेशन का मीनिंग क्या था बच्चे? इस इक्वेशन का मीनिंग क्या था कि भाई ये CO2 जो है कि कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो रहा है और ये जो पर्टिकुलर वाटर है ये ऑक्सीजन में रिलीज हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस पढ़ा था और ऊपर वाला आपने रिडक्शन प्रोसेस पढ़ा था। यानी यहाँ पे H2O क्या है? यहाँ पे H2O है बच्चा हाइड्रोजन डोनर, हाइड्रोजन डोनर।
ये कंडीशन आपने पढ़ी थी प्लांट्स के लिए, प्लांट्स के लिए। अगर बच्चे अपन बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो ध्यान से सुनना, बैक्टीरिया में क्या होता है, CO2 प्लस H2S, यानी यहां पर एज ए हाइड्रोजन डोनर वाटर नहीं है, ये वाटर को एज ए हाइड्रोजन डोनर काम में नहीं लेते हैं। ये जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो यहां पर हाइड्रोजन डोनर कोई अदर कंपाउंड होता है, जैसे कि माना सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हो गई, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हो गई, ये सल्फर में रिलीज हो रही है। और जो CO2 है ये कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो रहा है। H2O जो H2S जो है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये सल्फर रिलीज कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन डोनर कौन है, इट मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन डोनर कौन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। ये कंडीशन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस की है, ये कंडीशन बच्चा बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस की है, ये कंडीशन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस की है। इट मीन्स हम ये बात कह सकते हैं कि बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती। बैक्टीरिया कैसे हो जाएंगे, एनऑक्सीजेनिक। ये पॉइंट समझ में आया भाई, बैक्टीरिया कैसे हो जाएंगे, एनऑक्सीजेनिक, यानी बैक्टीरिया अपने फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे। ये पॉइंट अगर आपका क्लियर है तो हम बैक्टीरिया की अलग अलग कैटेगरी बना सकते हैं। देखो बच्चे, इसका मतलब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है ये नॉन ऑक्सीजेनिक होंगे, नॉन ऑक्सीजेनिक होंगे, ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे। ठीक बेटा, इसमें हम 3 कैटेगरी पढ़ेंगे, एक पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, एक ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, एक पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक, चलिए इसमें हम बच्चे 3 कैटेगरी पढ़ते हैं। एग्जांपल लेना, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में आता है क्रोमेटियम, क्रोमेटियम। नेक्स्ट बच्चे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में आता है बेटा क्लोरोबियम, क्लोरोबियम। और एक आता है बच्चे पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। और पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया में आता है रोडोस्पाइरिलम, रोडोस्पाइरिलम और बच्चे रोडोसुडोमोनास, रोडोसुडोमोनास, रोडोसुडोमोनास। ये 3 कैटेगरीज जो हैं वो हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स में देखते हैं। ये बैक्टीरिया नॉन ऑक्सीजेनिक है, रीजन भी आपने पढ़ा बेटा, इसकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। कुछ बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक होते हैं, मतलब केमिकल एनर्जी को काम में लेके न्यूट्रिशन लेते हैं। इन्होंने किसको काम में लिया, इन्होंने बच्चा लाइट एनर्जी को काम में लिया था, लाइट एनर्जी को। और ये क्या काम में लेते हैं बेटा, यूज केमिकल एनर्जी। ये बच्चा केमिकल एनर्जी को काम में लेते हैं, मतलब एक केमिकल को दूसरे केमिकल में बदलेंगे, उससे एनर्जी रिलीज होगी। जैसे बेटा इसमें अपन एग्जांपल लेते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। बेटा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की एग्जांपल देखो, जैसे कि सबसे पहले मान लो प्लांट में अमोनिया बना, सॉइल के अंदर अमोनिया है, प्लांट को क्या पसंद है, नाइट्रेट, तो उस अमोनिया को नाइट्रेट में बदला जाता है। कैसे, आप सबने पढ़ रखा है बच्चे, अमोनिया जो है इसको नाइट्राइट में बदला जाता है और नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदला जाता है। इस केमिकल कन्वर्जन में बैक्टीरिया को प्रॉपर एनर्जी मिलती है, यानी कि इसमें बैक्टीरिया काम आते हैं नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास और एक आता है बच्चे नाइट्रोकोकस, नाइट्रोकोकस। इसके अंदर आता है बच्चे नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर। डन, कोई इशू नहीं।
नेक्स्ट बच्चे आता है हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ यानी कि अपना न्यूट्रिशन खुद नहीं बना सकते। मैक्सिमम बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक टाइप के होते हैं। मैक्सिमम बैक्टीरिया बच्चे हेटेरोट्रॉफिक हैं, जिसमें भी अपन बात करें डीकंपोजर है। इसका मतलब हेटेरोट्रॉफ बैक्टीरिया दो तरीके के हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं बेटा, दो तरह के हो सकते हैं। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया दो तरह के हो सकते हैं। एक आपने बोला भाई ये सेप्रोट्रॉफ होंगे, सेप्रोट्रॉफ यानी कि डीकंपोजर, डीकंपोजर, डीकंपोजर। और एक बच्चे ऐसा तो नहीं है कि बैक्टीरिया हम में डिजीज नहीं करते, बैक्टीरिया हम में भी डिजीज करते हैं, कि अलग अलग प्लांट्स में, अलग अलग एनिमल्स में डिजीज करते हैं। दैट मीन्स ये क्या हो गए, पैरासाइटिक हो गए, राइट। बेटा मैं डीकंपोजर सेप्रोट्रॉफ में दो कैटेगरी बना रही हूं, आप देखना कहीं में ये कैटेगरी गलत तो नहीं बना रही। देखो बच्चे, ओके ओके ओके, हाँ बच्चे, एक तो मैंने इसके अंदर कैटेगरी लिखी है ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉफ, ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉफ, और एक मैंने इसमें कैटेगरी लिखी है फैकल्टेटिव पैरासाइट। मैडम पैरासाइट मतलब आप सेप्रोट्रॉफ की कैटेगरी में पैरासाइट लिख रहे हो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। दूसरा है बच्चे पैरासाइट्स। पैरासाइट्स में मैं दो कैटेगरी लेती हूं, पैरासाइट्स में दो कैटेगरी। एक बच्चे मैंने लिखा ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट, और एक बच्चे मैंने इसमें लिखा फैकल्टेटिव, एक बच्चे मैंने इसके अंदर लिखा फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉफ, फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉफ, राइट। अब बेटा ध्यान से सुनना, कैटेगरी का मतलब क्या है। ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉफ कौन हुए, जो 100% डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन लेंगे। बेटा सेप्रोट्रॉफ किसे कहते हैं, ये बात तो डन है। सेप्रोट्रॉफ मतलब ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से खाना ले वो सेप्रोट्रॉफ है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से खाना ले वो सेप्रोट्रॉफ है। बेटा ऑब्लिगेट का मतलब 100% प्योरली 100% क्या है, सेप्रोट्रॉफ है। न्यूट्रिशन लेंगे तो डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेंगे, नहीं तो कहीं से नहीं लेंगे। ये ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉफ है, मतलब अड़े रहते हैं, अगर हमें न्यूट्रिशन लेना है तो डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेना है, नहीं तो हम नहीं लेंगे। ऐसी कंडीशन होती है। ऑब्लिगेट का मतलब 100% प्योर, लेंगे तो डेड ऑर्गेनिक मैटर से। माना डेड ऑर्गेनिक मैटर नहीं है तो उनकी डेथ हो जाएगी, ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, किसी लिविंग से न्यूट्रिशन नहीं लेंगे। ऐसी कैटेगरी में कौन आते हैं, बेसिलस। इसके एग्जाम्पल पढ़ना बच्चे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बेसिलस वल्गैरिस, बेसिलस वल्गैरिस। एक एग्जाम्पल आप और ले सकते हो इसमें, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। फैकल्टेटिव पैरासाइट कौन से हैं बेटा, थोड़ा सा ध्यान से समझो, आपको जरूर माइंड में क्लिक होगा। फैकल्टेटिव पैरासाइट हो गए जो कि क्या है तो डीकंपोजर, मतलब मैक्सिमम टाइम अपना न्यूट्रिशन डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। लेकिन अगर मान लो डेड ऑर्गेनिक मैटर ना हो, बेटा अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर नहीं है तो ये हाहाकार नहीं मचाते, अरे हमारे पास तो डेड ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, हम क्या करें। नहीं, ये लिविंग से न्यूट्रिशन ले लेंगे, ये लिविंग पैरासाइट से न्यूट्रिशन, मतलब ये पैरासाइट बन जाएंगे, ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन ले लेंगे। ऐसे कौन होते हैं बच्चे, ऐसे होते हैं एक तो सुडोमोनास और एक उसके अलावा होते हैं स्टेफाइलोकोकस। लिखना बच्चे सुडोमोनास, एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल लिखना बच्चे सूडोमोनास, सूडोमोनास। और एक हो सकते हैं बच्चा स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। अब तो बच्चे आपको हेटेरोट्रॉफ में कोई दिक्कत नहीं होगी, अब तो आप हेटेरोट्रॉफ आराम से समझ सकते हो। हेटेरोट्रॉफ किसे कहेंगे बच्चे, आपने बोला हेटेरोट्रॉफ जो अपना न्यूट्रिशन खुद नहीं बनाते। दो तरह के हो गए, सेप्रोट्रॉफ और पैरासाइट।
सेप्रोट्रॉफ का मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन ले, और पैरासाइट का मतलब जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन ले। बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन ले तो इसके अंदर क्या आएंगे, ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब 100% पैरासाइट। न्यूट्रिशन लेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेंगे, नहीं तो कहीं से नहीं लेंगे। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट में एग्जांपल आ जाएगा माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, मतलब ये हमेशा डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म ही होगा, ये कभी भी किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन नहीं लेगा। न्यूट्रिशन लेगा तो लिविंग से लेगा। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, लेप्रोसी कॉज करता है बच्चे, कुष्ठ रोग जिसे कहते हैं, लेप्रोसी वो कॉज करता है। और बच्चा एक दिया हुआ है फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉफ, इसमें क्या हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, बच्चा जो टीबी करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये बेटा मेजर दो बड़ी बड़ी कैटेगरी हो गई, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। एक छोटी सी कैटेगरी और लिखवा दें आपको, देखो बच्चे एक छोटी सी कैटेगरी और लेते हैं अपन, सिम्बायोट। सिम्बायोट का मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन प्लांट से लेते हैं, बदले में प्लांट को कुछ देते हैं, फ्री में नहीं लेते हैं। जैसे राइजोबियम है, राइजोबियम, तो राइजोबियम कहता है मैं फ्री में नहीं लूंगा भाई, राइजोबियम कहता है मैं फ्री में नहीं लूंगा, मैं पहले क्या करूंगा भाई, राइजोबियम कहता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, तो राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को देते हैं, फिर बदले में प्लांट से फूड लेते हैं। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। तो बेटा ये बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन है, इसको आप ध्यान से मतलब अच्छे से ध्यान में रखना, राइट। नेक्स्ट बेटा अपन लेते हैं इसके अंदर, ये तो अपन ने ऑटोट्रॉफ समझा था, रेस्पिरेशन। बेटा जैसे अभी आपने न्यूट्रिशन में डाइवर्सिटी देखी, वैसे ही डाइवर्सिटी आपको रेस्पिरेशन में भी मिलेगी। बैक्टीरिया हर टाइप की एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं, हमारी तरह नहीं है कि हमें प्रॉपर ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दुनिया में सभी को है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन बैक्टीरिया इतनी एक्सट्रीम कंडीशन के लिए अडेप्टेबल हो गए हैं कि बैक्टीरिया एरोबिक भी होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मतलब रेस्पिरेशन करते हैं, और एक होते हैं बच्चा एनएरोबिक बैक्टीरिया, एनएरोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन करते हैं, राइट। फिर बेटा बैक्टीरिया के प्रेजेंस की बात करें तो एरोबिक बैक्टीरिया दो तरह के हो सकते हैं, जैसा कि अभी अपन ने बात की थी। एक हो जाएंगे बच्चे ऑब्लिगेट एरोब, ऑब्लिगेट एरोब। अब आपको इन टर्म्स को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रहेगी। एक हो जाएंगे फैकल्टेटिव एनएरोब, फैकल्टेटिव एनएरोब। अब आपको इन टर्म्स को समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं रहेगी। फिर है बच्चे एनएरोबिक। एनएरोबिक दो तरह के, एक होंगे बच्चा ऑब्लिगेट एनएरोब, ऑब्लिगेट एनएरोब, और एक होते हैं बच्चा फैकल्टेटिव एरोब। बेटा अब आप मुझे इसका मीनिंग बता सकते हो ना, अब आपको इसकी मीनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बच्चे को ये डाउट नहीं होगा कि यहाँ एरोब में आपने एनएरोब वर्ड कैसे डाल दिया भाई, बिल्कुल डाल सकते हैं हम। देखो ध्यान से सुनो, सबसे पहले ऑब्लिगेट एरोब किसे कहेंगे, 100% ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करेंगे। अगर यहां पर ऑक्सीजन नहीं है एनवायरनमेंट में, ये रेस्पिरेशन नहीं करेंगे, इनकी डेथ हो जाएगी। ऑब्लिगेट एरोब की डेथ हो जाएगी अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो बेटा इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा, इसमें एग्जांपल आ जाएगा एजेटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर। ये बेटा प्योर ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। नेक्स्ट फैकल्टेटिव एनारोब। बेटा फैकल्टेटिव एनारोब मतलब जो बेसिकली है क्या, एरोबिक, लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो तो ऐसी कंडीशन में ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं। ऐसे हाहाकार नहीं है अरे ऑक्सीजन नहीं हम क्या करें, अरे ऑक्सीजन नहीं हम क्या करें, ऐसा नहीं करेंगे, ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन करने लग जाएंगे। ऐसे बैक्टीरिया कौन से हो गए, एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर एसिटाई।
इसके अलावा आप यहाँ ले सकते हो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक बात। नेक्स्ट बच्चे ऑब्लिगेट एनारोब, ऑब्लिगेट एनारोब नाम से पता चल गया बच्चे, ऑब्लिगेट मींस स्टिकली एनारोब है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती इन लोगों को। ये कौन से हो जाएंगे बच्चा, ये हो जाएंगे क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। बेटा आप कंफ्यूज मत होना, अगर अपन न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम को ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉफ में लिया था, ठीक है, ये न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटा अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा आपने इसे ऑब्लिगेट एनारोब में लिया है, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। बेटा फैकल्टेटिव एरोब किसे कहेंगे, जिनके पास एरोबिक बनने की फैसिलिटी अवेलेबल है, राइट। चलिए इसमें जैसे आपने एग्जांपल लिया फर्मेंटिव बैक्टीरिया, फर्मेंटिव बैक्टीरिया। बेटा फर्मेंटिव बैक्टीरिया के ब्रैकेट में क्या आएगा, लैक्टोबैसिलस। फर्मेंटिव बैक्टीरिया के ब्रैकेट में क्या आएगा, लैक्टोबैसिलस। मैडम फर्मेंटिव बैक्टीरिया तो एसिटोबैक्टर एसिटाई भी था, एक्सेप्शन लिखो बच्चे, एक्सेप्ट एसिटोबैक्टर, एक्सेप्ट एसिटोबैक्टर, राइट बेटा। तो रेस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रहेगी, बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी, बैक्टीरिया की शेप के बेस पर पढ़ लिया आपने, स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके हो, न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लिया है, और नेक्स्ट हम बात करें तो रेस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट बच्चा अपन लेते हैं आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। बहुत सिंपल तरीके समझते हैं बेटा, रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में कैसा होगा। मैम देखो एक सिंपल सी बात बताऊं, बैक्टीरिया में गैमेट तो बनता नहीं है, बैक्टीरिया में गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, मींस बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कतई नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत किंगडम प्रोटिस्टा से होगी। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया बच्चे बहुत जल्दी डिवाइड करते हैं। बैक्टीरिया अगर बहुत जल्दी डिवाइड करते हैं इट मींस बैक्टीरिया में होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन बैक्टीरिया भी तो अपनी जीन किसी के साथ एक्सचेंज करना चाहेगा, ऐसा तो नहीं है कि बैक्टीरिया जीन एक्सचेंज नहीं करना चाहेगा। तो बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है, बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है, बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है। बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या ले लेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम दो तरीके से ले लेंगे, एक तो फेवरेबल कंडीशन में और एक अनफेवरेबल कंडीशन में, राइट। कौन सा लूं, एक ही लेके देखते हैं, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चा अपन दो चीजें ले लेंगे, एक अपन ले लेंगे बच्चा इसके अंदर बाइनरी फिजन, ओहो एक अपन ले लेंगे बच्चा इसके अंदर बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, और एक अपन इसमें ले लेंगे बच्चा एंडोस्पोर फॉर्मेशन। ये एंडोस्पोर फॉर्मेशन सभी टाइप के बैक्टीरिया में नहीं होगा और पर्टिकुलर कुछ कंडीशंस में ही प्रेजेंट होगा, राइट। और बच्चे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन दो तीन तरह का होता है, एक होगा बच्चे ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी अभी हम सिर्फ हाईलाइट पढ़ेंगे और इसको आप 12th क्लास का एक चैप्टर है MBI, वहां पर आप इसे डिटेल में लेते हो। नेक्स्ट बच्चा अपन इसमें ले लें ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन, और एक बेटा इसके अंदर आ जाएगा आपके कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन। तो सबसे पहले बेटा अपन बात करें बाइनरी फिजन की, उसके बाद एंडोस्पोर, उसके बाद इन तीनों को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपने लिया बाइनरी फिजन, सबसे सिंपल टाइप का रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन।
मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट। दूसरी बात आपने क्या बोली, ये होगा कब, फेवरेबल कंडीशन में होगा। ये होगा कब, फेवरेबल कंडीशन में होगा। ये बच्चे फेवरेबल कंडीशंस में देखा जाएगा, फेवरेबल कंडीशन में देखा जाएगा। जैसे बच्चे सबसे पहले ये एक बैक्टीरिया, राइट, ये एक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के ने अंदर की तरफ बनाया मीजोसोम। ये बच्चा है मीजोसोम, राइट, और ये है बैक्टीरिया का डीएनए। तो देखो बैक्टीरिया के अंदर किसी भी टाइप से माइटोसिस, मियोसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, इतना सब बैक्टीरिया को नहीं पता भाई। बैक्टीरिया बहुत ही सिंपल क्रिएचर है, बहुत सरल तरीके से डिवाइड होना चाहता है। तो ये है बैक्टीरिया का डीएनए। बैक्टीरिया बच्चे बहुत सिंपल क्रिएचर है, इसको इतने नखरे नहीं आते। बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया करेगा अमाइटोसिस, बैक्टीरिया करेगा अमाइटोसिस, और इसकी हेल्प कौन करेगा, मीजोसोम हेल्प करेगा। मीजोसोम हेल्प टू रेप्लिकेट द डीएनए, मीजोसोम हेल्प करेगा इसके डीएनए रेप्लिकेशन में। कैसे बच्चा, ये मीजोसोम इस पर्टिकुलर डीएनए से जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद ये डीएनए को रेप्लिकेट करवाएगा, रेप्लिकेट करवाएगा। जैसे ये एक मीजोसोम का भाग हो गया, ये एक मीजोसोम का भाग हो गया। सबसे पहले देखो उसको रेप्लिकेट करवा देती हूं मैं। ये देखो, ये है माना मीजोसोम, ठीक, ये डीएनए, ये एक डीएनए, और ये बच्चा इसने डीएनए की एक कॉपी बना ली। ये है तो बच्चा क्या, डबल स्टैंडर्ड, एक बार समझने के लिए ऐसे कर रहे हैं। ये हो गया रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, इसको आपने क्या बोला, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ये डीएनए का रेप्लिकेशन है। अब मीजोसोम सेपरेट होगा, साथ साथ में डीएनए को भी करेगा। अब क्या होगा बच्चे, ये सेल इलोंगेट हो रहा है। ये मीजोसोम देखो बेटा, ये मीजोसोम बड़े मजे से सेपरेट हो गया। ये मीजोसोम सेपरेट हुआ और इसने होते ही क्या किया, इसने होते ही डीएनए को भी सेपरेट, चलो बच्चे डीएनए जी आप अपने घर चलो, बोल दिया, ठीक। और यहाँ पे क्या हुआ, बीच में सेप्टा बनने लग गया, ट्रांसफर सेप्टम बनने लग गया। धीरे धीरे ये ट्रांसफर सेप्टम बनते बनते कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी कि क्या होगा, ट्रांसफर सेप्टम फॉर्मेशन, ट्रांसफर सेप्टम फॉर्मेशन। बेटा ये ट्रांसफर सेप्टम बन गया। फाइनली ये जो सेल है इसकी दो पर्टिकुलर कॉपीज बन चुकी हैं। इनके पास अपना मीजोसोम है, इनके पास अपना डीएनए है, अपना मीजोसोम, अपना डीएनए। ये फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये सबसे सिंपल तरीका है डिवीजन का। बाइनरी फिजन फेवरेबल कंडीशन में होता है, सभी टाइप के बैक्टीरिया में होता है। एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी दिया हुआ है जिसमें एक डिवाइडिंग बैक्टीरियम को शो किया गया, राइट। तो ये बाइनरी फिजन। बेटा बाइनरी फिजन के बाद कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एंडोस्पोर फॉर्मेशन देखा जाता है। एंडोस्पोर फॉर्मेशन, बेटा ये एंडोस्पोर फॉर्मेशन सभी बैक्टीरिया में नहीं होता, कुछ तो स्पेशल बात है। बेटा ये स्पेशल बात है बेसिलस टाइप के बैक्टीरिया के पास। आपने बेसिलस टाइप के बैक्टीरिया का डायग्राम एनसीईआरटी में देखा है, आपने देखा है बच्चा वहां पे कि ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया इस टाइप से एक एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। ये एंडोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ क्यों है बेटा, ये एंडोस्पोर का फॉर्मेशन रीजन अगर कोई हमसे पूछे तो बच्चे हम इसका रीजन बोलेंगे अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्शन के लिए। इसका मतलब ये एंडोस्पोर कब बनते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को बचाने के लिए बनते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन, बेटा जैसे हमारे लिए अनफेवरेबल क्या होता है, एग्जाम्स आ गए मैडम ये तो अनफेवरेबल है, पेरेंट्स ने पकड़ लिया मोबाइल ज़्यादा चलाते हुए, क्लास हम देख नहीं रहे हैं, फालतू का मोबाइल चला रहे हैं, अनफेवरेबल कंडीशन अगर पेरेंट्स पकड़ लें।
बैक्टीरिया के लिए अनफेवरेबल क्या होता है? हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट बच्चा रेडिएशन, रेडिएशंस, पीएच बदल दी, कोई केमिकल्स एंटीबायोटिक्स डाल दिए, बैक्टीरिया को बिल्कुल पसंद नहीं, ये सब चीजें बहुत अनफेवरेबल, अनफेयर कंडीशन हो गई। हाँ बच्चे, तो बैक्टीरिया क्या करेगा? बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए एक केमिकल का फॉर्मेशन करेगा। क्या नाम है उस केमिकल का? कैल्शियम डाइपिकोलिनेट। ये कैल्शियम डाइपिकोलिनेट जो है ये उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को इस अनफेवरेबल कंडीशन से बचाएगा। कैसे? एक एंडोस्पोर देखो बेटा। सबसे पहले मैंने एंडोस्पोर की एक लेयर बनाई। ये है बच्चा वो पार्ट जिसमें बैक्टीरिया का सारा जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है। बेटा सारा जेनेटिक मटेरियल है, इसमें बैक्टीरिया का डीएनए भी है, इसमें बैक्टीरिया का डीएनए भी प्रेजेंट है, राइट। इसके चारों तरफ क्या हो जाएगी? कोर वॉल। ठीक बात, इसके चारों तरफ हो गई कोर वॉल। कोर वॉल के चारों तरफ क्या हो जाएगा बच्चे? कॉर्टेक्स। वही कॉर्टेक्स जिसमें कैल्शियम डाइपिकोलिनेट प्रेजेंट होगा, कैल्शियम डाइपिकोलिनेट प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद आप देखना ये है इनर कोट वॉल, राइट। उसके बाद है बच्चा आउटर कोट वॉल, आउटर कोट वॉल। और उसके बाद है बच्चा, मैडम इसने तो बहुत ही औखा काम कर रखा है। बात तो सही है बच्चा आपकी, इसका काम तो सीधा नहीं है, इसने मामला तो बड़ा फंसा रखा है। एक हो गया बच्चे इसके अंदर एक्सोस्पोरियम, ये पूरी स्ट्रक्चर है। आपको इतना तामझाम नहीं ध्यान रखना। अरे बेटा क्यों डरते हो? ये एक्सोस्पोरियम है, एक्सोस्पोरियम। ये आउटर कोट वॉल है, ये आउटर कोट वॉल है। ये बच्चा इनर कोट वॉल है, इनर कोट वॉल है। फिर बेटा ये यहां पर बस ये पार्ट ध्यान में रखना है बेटा, आपको फालतू सुनना ही नहीं, सोचना ही नहीं है कुछ। ठीक बात है। इसको हम बोलते हैं बेटा कॉर्टेक्स। ये है बेटा कोर मेम्ब्रेन, कोर मेम्ब्रेन। और ये है बच्चा कोर वॉल, कोर वॉल। ये है पूरा एंडोस्पोर, राइट। इस एंडोस्पोर के अंदर ये कॉर्टेक्स वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है कैल्शियम डाइपिकोलिनेट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस। डन है बच्चे, कोई इशू नहीं। चलिए ये बेटा आपने सारा क्या पढ़ लिया? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अपन थोड़ा हाइलाइटिंग पॉइंट देख रहे हैं, किसके बारे में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ गैमेट नहीं बन रहा है बच्चे। तो अब अपन देखेंगे, देखो बच्चे अपन ने ये छोटी सी बात डिस्कस की थी यहाँ पर, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। इसमें 3 चीजें आएगी। ट्रांसफॉर्मेशन, बेटा ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब आप ये मान लो बैक्टीरिया को किस्मत से डीएनए मिल गया किसी दूसरे बैक्टीरिया का, जस्ट बाय लक। ट्रांसडक्शन, वायरस की वजह से डीएनए मिल गया। कॉन्जुगेशन, एक बैक्टीरिया ने दूसरे बैक्टीरिया के साथ में ट्यूब बना ली, हाथ पकड़ लिया उसका। ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन। बाय लक मिल गया ट्रांसफॉर्मेशन, वायरस से मिल गया ट्रांसडक्शन, और एक बैक्टीरिया ने दूसरे बैक्टीरिया का हाथ पकड़ लिया, दैट इज कॉन्जुगेशन। स्टार्ट करें, चलिए बच्चे। सबसे पहले बेटा अपन लेते हैं इसमें ट्रांसफॉर्मेशन। नाम से ही पता चल रहा है कोई बैक्टीरिया बदल जाएगा। सुनो बच्चे, इसकी डिस्कवरी किसने की? इसकी डिस्कवरी की ग्रिफिथ ने, ग्रिफिथ ने, राइट। ग्रिफिथ ने 1928 में एक बैक्टीरिया पर काम किया, दैट इज डिप्लोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी, या फिर इसी का नया नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। बेटा डिप्लोकोकस निमोनी के 2 स्ट्रेन सामने आए, ठीक है। डिप्लोकोकस निमोनी के 2 स्ट्रेन सामने आए।
एक स्टेन तो आया बच्चे R सेकेंड, एक आया S थर्ड। दो रूप थे बच्चा डिप्लोकोकस निमोनी के। R का मतलब क्या है? R का मतलब है बच्चा रफ, रफ यानी कि इनके ऊपर कैप्सूल नहीं है, ये नॉन कैप्सुलेटेड है। बच्चे अगर ये नॉन कैप्सुलेटेड है मतलब ये डिजीज नहीं कर सकते, ये नॉन वायरुलेंट है। और एक है बच्चा एस, एस का मतलब हो गया स्मूथ, स्मूथ का मतलब हो गया बच्चे कैप्सुलेटेड, इन पे कैप्सूल प्रेजेंट है, मींस ये वायरुलेंट है, ये वायरुलेंट है, मींस ये डिजीज कर सकते हैं मैम, बिल्कुल ये निमोनिया कॉज कर सकते हैं, ये पैथोजेनिक है, राइट कोई इशू तो नहीं इसमें। और वो नॉन पैथोजेनिक है, लिखना चाहो लिख लो बच्चे, ये नॉन पैथोजेनिक है, नॉन पैथोजेनिक है। बेटा इन्होंने पूरा सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया इस बात को समझाने के लिए कि एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से जीन कैसे मिली है, ठीक, एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया। चलो अपन वो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है उस पर बात करते हैं। ऐसे मैं 4 लाइन ड्रॉ कर लेती हूं ताकि समझने में आसानी रहेगा अपने को। ये सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, राइट, चलिए चलिए बेटा, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया लिया जिसे हम कह रहे हैं एस थर्ड, एस थर्ड। इस एस थर्ड बैक्टीरिया को इन्होंने एक रैट को दिया। बेटा एस थर्ड बैक्टीरिया तो स्मूथ है, कैप्सुलेटेड है, अगर ये जाएगा बैक्टीरिया में तो बैक्टीरिया का इम्यून सिस्टम इसे खत्म नहीं कर पाएगा और इस बैक्टीरिया में क्या हो जाएगा, निमोनिया। रैट की क्या हो जाएगा, रैट को क्या हो जाएगा, निमोनिया, और इस रैट की क्या हो जाएगी, डेथ, इस रैट की डेथ हो जाएगी क्योंकि उसको निमोनिया हो गया। रैट का इम्यून सिस्टम जो है वो इस बैक्टीरिया को नहीं मार पाया क्योंकि बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड था। नेक्स्ट कंडीशन में ये R सेकेंड बैक्टीरिया देंगे, R सेकेंड बैक्टीरिया को इंजेक्ट करेंगे, किसमें, इंजेक्ट इनटू रैट। इन्होंने उसको इंजेक्ट किया रैट में। बेटा अब की बार वो रैट में गया तो रैट का इम्यून सिस्टम जो था उसने इस रफ स्टेन को मार दिया। रीजन, रीजन क्या था बच्चे, रीजन यही था कि ये नॉन कैप्सुलेटेड है, तो इसमें क्या है, ये रैट सरवाइव करता है। डन। बेटा थर्ड कंडीशन में आपने क्या किया, आपने एक हीट किल्ड बैक्टीरिया किया, मतलब आपने इस तरीके से हीट जो है वो पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में रखे इस एस थर्ड बैक्टीरिया को दिए। बेटा अगर बैक्टीरिया को आप हीट दोगे ना, बैक्टीरिया के सारी स्ट्रक्चर मतलब डैमेज हो जाएगी, ठीक। अब उसमें क्या पार्ट डैमेज कैसे हुआ ये अपन थोड़ी देर में पढ़ेंगे। इसको इंजेक्ट किया रैट में, रैट ने सोचा अरे यार फिर से एस थर्ड आ गया, लेकिन अब की बार एस थर्ड के पास में प्रॉपर कैप्सूल नहीं था, बैक्टीरिया रैट को नहीं खत्म कर पाया, रैट क्या कर रहा है, सरवाइव कर रहा है। फोर्थ कंडीशन में क्या किया, अरे 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 यही तो पॉइंट है बेटा, हीट किल्ड बैक्टीरिया दिया, हीट किल्ड एस थर्ड प्लस लिविंग R सेकेंड, इन दोनों को मिला के किस में इंजेक्ट किया, रैट में इंजेक्ट किया। मतलब एक तो क्या है, हीट किल्ड एस थर्ड है और एक R सेकेंड है, इनको मिला के किस में इंजेक्ट कर दिया है, रैट में। बेटा रैट में देखो, रैट की डेथ हो गई। अरे रैट खुद समझ नहीं पा रहा, हम नहीं समझ पा रहे, ग्रिफिथ नहीं समझ पा रहा, ये क्या हो गया, R सेकेंड डिजीज कर नहीं सकता था, एस थर्ड वैसे ही हीट किल्ड है, तो ये मरा कैसे। बेटा इसका पोस्टमार्टम किया गया ना रैट का, तो रैट में से लिविंग एस थर्ड बैक्टीरिया मिले, हमने लिविंग एस थर्ड बैक्टीरिया नहीं दिए, फिर इस रैट में लिविंग एस थर्ड बैक्टीरिया कहां से आए। तो ग्रिफिथ ने इस बात को समझाने के लिए बोला कि R सेकेंड बैक्टीरिया जो है ना, R सेकेंड, इस R सेकेंड बैक्टीरिया ने अपने आसपास के मीडियम से एस थर्ड डीएनए को उठा लिया है।
डीएनए वर्ड उन्होंने काम में नहीं लिया ग्रिफिथ ने इतनी सी बात बोली कि जो 8 सेकंड बैक्टीरिया है उसने अपने आसपास के मीडियम से कोई ऐसा मटेरियल उठा लिया है जिसने उस 8 सेकंड को S3 में कन्वर्ट कर दिया। ग्रिफिथ ने क्या बात बोली भाई कि 8 सेकंड बैक्टीरिया ने अपने मीडियम से कोई ऐसी चीज उठा ली है जिसने 8 सेकंड को S3 में कन्वर्ट कर दिया। 8 सेकंड को S3 में कन्वर्ट कर दिया। फिर बाद में बच्चे 3 साइंटिस्ट आए, एवेनी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी। इन्होंने बोला वो मटेरियल और कुछ नहीं, वो मटेरियल डीएनए है। डीएनए वो मटेरियल है, जब आपने डीएनए को हीट किल्ड किया था तो डीएनए डीनेचुरेट हो गया था, वो पूरा का पूरा खुल गया था। लेकिन जैसे ही आपने उसे फिर से मीडियम में रखा वो फिर से क्या हो गया, बन गया। बेटा डीएनए बनते ही क्या होगा, कैप्सूल बनेगा और वो 8 सेकंड को किसमें बदल देगा, S3 में। मतलब बैक्टीरिया जीन कहां से ला रहा है, अपने आसपास के मीडियम से उठा रहा है। ठीक, नेक्स्ट बच्चे अपन इसके अंदर लेते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन प्रोसेस बच्चे वायरस की वजह से होती है। कैसे, देखो बच्चा, जैसे ये एक बैक्टीरिया, ठीक, बैक्टीरिया के पास में ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल और ये है यहाँ पे वायरस। बेटा हम कौन सा वायरस यूज कर रहे हैं? अच्छा, इसके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे? बेटा इसके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट ये जैसे आपने पढ़ रखे ना लेडरबर्ग वगैरह, यही साइंटिस्ट थे। ठीक है, चलिए इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया लिया जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। ये एक वायरस लिया है, वायरस जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। ये वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। वायरस का जेनेटिक मटेरियल जो है ये बैक्टीरिया के अंदर आ गया। सबसे पहले क्या हुआ, वायरस आया, बैक्टीरिया के सरफेस पर जुड़ा। बैक्टीरिया के सरफेस पर जुड़ने से यानी कि वायरस ने क्या किया, एड्सॉर्प्शन। उसके बाद वायरस ने एक एंजाइम सिक्रीट किया है, लाइसोजाइम, जिसकी वजह से क्या हुआ है, पेनिट्रेशन हुआ और वो जेनेटिक मटेरियल अंदर चला गया। बेटा ये वायरल डीएनए, ये वायरल डीएनए और ये बच्चा बैक्टीरियल डीएनए। अब होगा क्या, ये वायरस की तो आदत होती है, जिस होस्ट में चला जाता है उसी की मशीनरी को कंट्रोल करने लग जाता है। आपने पढ़ा है ना बच्चे, वायरस की तो आदत है, जिस होस्ट में जाएगा उसकी मशीनरी को कंट्रोल कर लेगा। ये जाके क्या करेगा, इस बैक्टीरिया के डीएनए को तोड़ने लग जाएगा। ये जाके क्या करेगा बच्चे, इस बैक्टीरिया के डीएनए को तोड़ने लगेगा। ये जैसे मान लो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का डीएनए ब्रेक हो गया और ये जो वायरस का डीएनए है, वायरस का डीएनए इसके साथ में जुड़ने लग गया। अब ये पूरी सेल वायरस के कंट्रोल में आ चुकी है। वायरस अपने हिसाब से यहां क्या करेगा, लगातार डीएनए का फॉर्मेशन करेगा। सबसे पहले आपने बोला यहां पे डिसइंटीग्रेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ वायरल डीएनए। ठीक बात बच्चे। नेक्स्ट आपने बताया अब की बार इस पूरी की पूरी सेल में रेप्लिकेशन होगा तो इसके अंदर वायरल डीएनए बनेंगे बहुत सारे। बेटा इस वायरल डीएनए के साथ साथ में कुछ बैक्टीरियल डीएनए भी थे, उनका भी क्या हो रहा है, लगातार फॉर्मेशन हो रहा है। और यहां पर साथ साथ में वायरल प्रोटीन कोट भी बन गए, डन। इसके अंदर वायरल प्रोटीन कोट का फॉर्मेशन भी हो गया है।
यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल एंड वायरल कंपोनेंट्स, बैक्टीरियल एंड वायरल कंपोनेंट्स। नेक्स्ट बच्चे आपने बोला यहां पर ये इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, ये सारे के सारे जो डीएनए हैं ये बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफेज के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। पर बेटा इनकॉर्पोरेशन में ध्यान रखना बैक्टीरिया का डीएनए भी साथ साथ में इनकॉर्पोरेट होगा, बैक्टीरिया का डीएनए भी साथ साथ में इनकॉर्पोरेट होगा। और फिर फाइनली क्या होगा बच्चे, ये सारे बैक्टीरियोफेज लाइसोजाइम का सिक्रीशन करेंगे और लाइसोजाइम का सिक्रीशन करने की वजह से ये सारे के सारे पार्टिकल्स रिलीज हो जाएंगे। अब बच्चे ध्यान से देखो, जैसे ये पार्टिकल रिलीज हुए सपोज, ठीक है, ये पार्टिकल रिलीज हुए, बेटा इनके पास क्या था, इनके पास बैक्टीरिया का डीएनए भी था, राइट, बैक्टीरिया का डीएनए। अब ये बैक्टीरियोफेज अगर किसी नई सेल पे जाके अटैक करते हैं, अगर ये बैक्टीरियोफेज किसी नई सेल पर जाकर अटैक करते हैं तो इस बैक्टीरिया का डीएनए उस नए बैक्टीरिया में पहुंच जाएगा। मतलब एक तरीके से देखो इसमें हुआ क्या, बहुत सिंपल सी चीज हुई है। एक छोटा सा पॉइंट सुनना, इसमें क्या हुआ है, एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का डीएनए, इस बैक्टीरिया ने बोला, अरे कलर खुल जा भाई, हाँ बच्चे, इस बैक्टीरिया ने बोला इस बैक्टीरिया को कि चल तुझे मैं अपनी जीन भेजता हूं। ये बैक्टीरिया ए है, ये बैक्टीरिया बी है, तो बैक्टीरिया ए ने बोला बी को चल मैं तुझे अपनी जीन भेजता हूं, कैसे भेजूं, तो इसने कहा चल अपन वायरस को हेल्प ले लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक वायरस की हेल्प ली, बैक्टीरियोफेज की, ये बैक्टीरियोफेज की हेल्प ली। बैक्टीरियोफेज ने इससे लिया और इसको दे दिया। ये था उस पूरी प्रोसेस के अंदर जिसको हम कह रहे थे ट्रांसडक्शन। अब बच्चे एक छोटी सी प्रोसेस बची अपनी, दैट इज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन बेटा, कॉन्जुगेशन में आपको दिख रहा है, ये देखो एक बैक्टीरिया ने दूसरे बैक्टीरिया के साथ में जुड़ा हुआ है, कैन यू सी बेटा, ये पर्टिकुलर ट्यूब, मैं इसकी बात कर रही हूं, इस ट्यूब का नाम है कॉन्जुगेशन ट्यूब। इस ट्यूब का नाम है कॉन्जुगेशन ट्यूब। देखो बच्चे दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, राइट, एक बैक्टीरिया और ये मैं बना लेती हूं दूसरा बैक्टीरिया, राइट। ये बैक्टीरिया के पास में एक तो क्या है, इस बैक्टीरिया के पास में एक तो प्रेजेंट है डीएनए, तो ये बैक्टीरिया कहता है मेरे पास भी डीएनए, राइट। ये बैक्टीरिया के पास में सेक्सुअल पिल्लाई प्रेजेंट है, सेक्सुअल पिल्लाई प्रेजेंट है, इसके पास ओनली नॉर्मल पिल्लाई है, सेक्सुअल पिल्लाई नहीं है, इसके पास ओनली नॉर्मल पिल्लाई है, सेक्सुअल पिल्लाई नहीं है। इसके पास एक स्पेशल फीचर है, क्या, इसके पास में प्लाज्मिड प्रेजेंट है, प्लाज्मिड प्रेजेंट है, जिस पर कुछ पर्टिकुलर फर्टिलिटी जीन, एफ जीन पाई जाती है, फर्टिलिटी जीन पाई जाती है, एफ जीन पाई जाती है। अब ये बैक्टीरिया को वो जीन इसके अंदर डालनी है, ये क्या करेगा, देखो बच्चा, इसको अपन बोलते हैं एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसको बोलते हैं एफ नेगेटिव बैक्टीरिया, इसको बोलते हैं बच्चा अपन डोनर बैक्टीरिया, इसको अपन बोलते हैं रेसिपिएंट बैक्टीरिया, ठीक है। ये बैक्टीरिया उस दूसरे, अच्छा इसको अपन बोलते हैं बच्चा मेल बैक्टीरिया, इसको अपन बोलते हैं फीमेल बैक्टीरिया। ये मेल बैक्टीरिया जो है ये फीमेल बैक्टीरिया के साथ में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएगा, जैसे आपको इसके अंदर दिख रही है, साथ साथ में अपने प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन करेगा और वो प्लाज्मिड दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करेगा। देखो कैसे, जैसे ये एक बैक्टीरिया बना, ये दूसरा बैक्टीरिया बना, ठीक बात बच्चे, रुको रुको दोबारा बनाते हैं बच्चे। देखो ये एक बैक्टीरिया, ठीक है, ये हो गया दूसरा बैक्टीरिया,
राइट। अब इन दोनों बैक्टीरिया के बीच में क्या बन गई है? कॉन्जुगेशन ट्यूब। ये कॉन्जुगेशन ट्यूब किसकी हेल्प से बनी है? सेक्सुअल पिल्लाई की हेल्प से। सेक्सुअल पिल्लाई की हेल्प से बनी है ये कॉन्जुगेशन ट्यूब। ये प्लाज्मिड है बच्चा, प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड की एक कॉपी बन जाएगी, इस प्लाज्मिड की एक कॉपी बन जाएगी, राइट। बेटा ये जो डीएनए है, यहां पर एक और डीएनए है और ये डीएनए यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये बैक्टीरिया भी F पॉजिटिव और ये बैक्टीरिया भी F पॉजिटिव। एक बैक्टीरिया ने अपनी जीन दूसरे बैक्टीरिया को दे दी, दैट इज कॉन्जुगेशन। 3 प्रोसेस पड़ी, ट्रांसफॉर्मेशन, एक मिनट बच्चे, ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें बैक्टीरिया को बायलक दूसरे बैक्टीरिया से मीडियम से उठा लिया उसने। दूसरा अपन ने पढ़ा ट्रांसडक्शन, और थर्ड वन बच्चा अपन ने पढ़ा है इसके अंदर कॉन्जुगेशन, राइट। चलिए बच्चे नेक्स्ट अपन लेते हैं इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट जो अपने एनसीईआरटी में कवर किया हुआ है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। बेटा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आप कौन सी प्रोसेस लोगे? क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब ओनली यूजफुल एक्टिविटी होता है? नहीं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर आपको दोनों लेने चाहिए। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर आपको दोनों टाइप की एक्टिविटी लेनी चाहिए। जैसे कि बच्चा आपने बताया, एक आएगी आपके पास यूजफुल एक्टिविटी और एक आएगी बेटा आपके पास हार्मफुल एक्टिविटी। एक आएगी यूजफुल एक्टिविटी, एक आएगी हार्मफुल एक्टिविटी, राइट। बच्चे सबसे पहले अपन स्टार्ट करें यूजफुल एक्टिविटी से। तो बेसिकली 3 आपको ध्यान में रखने हैं। एक आपको पढ़ना है बच्चा कर्ड फॉर्मेशन, बैक्टीरिया दही बनाने में कैसे काम आता है। एक आपको पढ़ना है बच्चा इसमें कर्ड फॉर्मेशन। कर्ड फॉर्मेशन में आपने पढ़ा है कि जो मिल्क है वो मिल्क से कर्ड बनता है और इसको बनाने में काम आता है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। सेकेंड बच्चा अपन इसके अंदर लेते हैं एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। बेटा ये 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी डिस्कवरी है एंटीबायोसिस फॉर्मेशन। जैसे कि एक्टिनोमाइसिटीज जो है ना वो सबसे ज्यादा बनाते हैं। सबसे पहली एंटीबायोटिक फंजाई से मिली थी पेनिसिलियम, और बैक्टीरिया से जो मिली थी वो स्ट्रेप्टोमाइसिन, राइट। डन, कोई इशू नहीं। चलिए बच्चा नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इसके अंदर थर्ड वन, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है राइजोबियम बैक्टीरिया करते हैं। इसको हम अलग से डिटेल में जो मिनरल न्यूट्रिशन टॉपिक है उसके अंदर कवर कर चुके हैं। डन। नेक्स्ट बेटा अगर हार्मफुल एक्टिविटी की बात करें तो ये कुछ एनिमल्स में डिजीज करते हैं। बेटा ये ह्यूमन में भी डिजीज कॉज करता है और प्लांट्स में भी डिजीज कॉज करता है। एनिमल की बात करें तो एक डिजीज आपने पढ़ी है एंथ्रेसिस। ये कैटल्स में होती है बच्चा, उनके खुर वगैरह के पास में काफी ज्यादा मतलब खून वगैरह निकलता है, वो एक एंथ्रेसिस। इसको एज ए बायो वेपन भी पहले काम में लेते थे। ये होता है बेसिलस एंथ्रेसिस की वजह से, बेसिलस एंथ्रेसिस की वजह से। फिर बेटा ह्यूमन में जैसे आपने पढ़ी टाइफाइड, सब जानते हैं टाइफाइड। ये होता है बेटा साल्मोनेला टाइफी की वजह से, साल्मोनेला टाइफी की वजह से। और भी आप इसमें ले सकते हो, जैसे सपोज आपने लिया टिटनस, ये होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की वजह से, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। और एक आपने लिया बच्चे क्लोरेला, सॉरी कॉलेरा। कॉलेरा जो है बेटा हेजा को बोलते हैं, ये विब्रियो कॉलेरी की वजह से। ऐसे ही आपने लेप्रोसी भी पढ़ा है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस भी पढ़ा है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बहुत सारी डिजीज है बच्चे जो कि ये बैक्टीरिया की वजह से होती है।
प्लांट्स में अपन बात करें तो एनसीईआरटी में एक फेमस दी हुई है आपको सिट्रस कैंकर। नींबू खराब हो जाते हैं बच्चे, पूरे ब्लैक ब्लैक से हो जाते हैं, और इसके लिए कॉजेटिव एजेंट है ज़ैंथोमोनास सिट्री। ज़ैंथोमोनास सिट्री, ज़ैंथोमोनास सिट्री। अब बच्चा आज के लेक्चर में आपने बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बैक्टीरिया से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो सारी पढ़ी। पर बेटा ध्यान रखना, मोनेरा किंगडम हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। मैम मोनेरा इतनी डाइवर्सिटी, बिल्कुल। आपने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? मोनेरा के अंदर हम आर्की बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और यू बैक्टीरिया सारे कवर करते हैं। ये आपका यू बैक्टीरिया कंप्लीट हुआ है, जिसमें आपने यू बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर से लेके रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, शेप, सारी चीजें कवर की है। नेक्स्ट क्लास में बच्चा अपन मिलेंगे मोनेरा का थर्ड पार्ट के साथ में, जिसमें अपन मोनेरा को कंप्लीट करेंगे, जिसमें अपन ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे अपन साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, उसके अलावा बच्चे अगर मैं बात करूं तो आर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम जिसे कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।